मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमा, अध्याय 9। तुम सचमुच जादूगर हो। 9 बजे रात का समय था। पूर्णा अंधेरे कमरे में चारपाई पर लेटी हुई करवटें बदल रही है और सोच रही है कि आखिर वो मुझसे क्या चाहते हैं। मैं तो उनसे कह चुकी हूँ कि जहाँ तक हो सकेगा आपका कार्य सिद्ध करने में कोई बात ना उठा रखूंगी। फिर वो मुझसे कितना प्रेम बढ़ाते हैं, क्यों मेरे सिर पर पाप की गठरी ला देते हैं। मैं उनकी इस मोहनी सूरत को देखकर बेबस हुई जाती हूँ। मैं कैसे दिल को समझाऊं? वो तो प्रेम रस पीकर मतवाला हो रहा है। ऐसा कौन होगा जो उनकी जादू भरी बातें सुनकर रीझ न जाए। हाय, कैसा कोमल स्वभाव है, आंखें कैसी रस भरी हैं, मानो हृदय में चुभ ही जाती हैं। आज वो और दिनों से अधिक प्रसन्न थे। कैसा रह रहकर मेरी ओर ताकते थे। आज उन्होंने मुझे 2-3 बार प्यारी पूर्णा कहा। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करने वाले हैं। नारायण, वो मुझसे क्या चाहते हैं? इस मोहब्बत का अंत क्या होगा? यही सोचते सोचते जब उसका ध्यान परिणाम की ओर गया, तुम्हारे शर्म के पसीना आ गया। आप ही आप बोल उठे, ना ना, मुझसे तो ऐसा ना होगा। अगर उनका ये व्यवहार बढ़ता गया तो मेरे लिए सिवाय जान देने के और कोई उपाय नहीं है। मैं ज़रूर जहर खा लूंगी। नहीं नहीं, मैं भी कैसी पागल हो गई हूँ। क्या वो कोई ऐसे वैसे आदमी है? ऐसे सज्जन पुरुष तो संसार में नहीं होंगे। मगर फिर ये प्रेम मुझसे क्यों लगाते हैं? क्या मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? बाबू साहब, ईश्वर के लिए ऐसा ना करना। मैं तुम्हारी परीक्षा में पूरी न उतरूंगी। पूर्णा इसी उधेड़बुन में पड़ी थी कि नींद आ गई। सवेरा हुआ। अभी नहाने की तैयारी कर रही थी कि बाबू अमृत राय के आदमी ने आकर बिल्लो को जोर से पुकारा और उसे एक बंद लिफाफा और एक छोटी सी संदूकची देकर अपनी राह ली। बिल्लो ने तुरंत आकर पूर्णा को ये चीजें दिखाई। पूर्णा ने कांपते हुए हाथों से खत खोल लिया। खोला तो ये लिखा था, प्राण से अधिक प्यारी पूर्णा, जिस दिन से मैंने तुमको पहले पहल देखा था, उसी दिन से तुम्हारे रसीले नैनों के तीर का घायल हो रहा हूं। और अब घाव ऐसा दुखदाई हो गया है कि सहा नहीं जाता। मैंने इस प्रेम की आग को बहुत दबाया, मगर अब वो जलन असहाय हो गई है। पूर्णा, विश्वास मानो, मैं तुमको सच्चे दिल से प्यार करता हूं। तुम मेरे हृदय कमल कोश की मालिक हो। उठते बैठते तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चित्र आंखों के सामने फिरा करता है। तुम मुझ पर दया ना करोगी? मुझ पर तरस नहीं खाओगी? प्यारी पूर्णा, मेरी विनय मान जाओ। मुझको अपना दास, अपना सेवक बना लो। मैं तुमसे कोई अनुचित बात नहीं कहता। नारायण, कदापि नहीं। मैं तुमसे शास्त्रीय रीति से विवाह करना चाहता हूं। ऐसा विवाह तुमको अनोखा मालूम होगा। तुम समझोगी ये धोखे की बात है, मगर सत्य मानो, अब इस देश में ऐसे विवाह कहीं कहीं होने लगे हैं। मैं तुम्हारे विरह में मर जाना पसंद करूंगा, मगर तुमको धोखा ना दूंगा। पूर्णा, नहीं मत करो। मेरी पिछली बातों को याद करो। अभी कल ही जब मैंने कहा तुम चाहो तो मेरे सिर बहुत जल्द सहरा बंध सकता है, तब तुमने कहा था कि मैं भर शक्ति कोई बात ना उठा रखूंगी। अब अपना वादा पूरा करो। देखो, मुकर मत जाना। इस पत्र के साथ एक जड़ाऊ कंगन भेजता हूँ। शाम को मैं तुम्हारे दर्शन को आऊंगा। अगर ये कंगन तुम्हारी कलाई पर दिखाई दिया तो समझ जाऊंगा कि मेरी विनय मान ली गई। अगर नहीं तो फिर तुम्हें मुंह न दिखाऊंगा। तुम्हारी सेवा का अभिलाषी, अमृत राय। पूर्णा ने बड़े गौर से इस खत को पढ़ा और सोच के अथाह समुद्र में गोते खाने लगी। अब ये गुल खिला। महापुरुष ने वहां बैठकर ये पाखंड रचा। इस धूर्तपन को देखो तो, कि मुझसे बार बार कहते थे कि तुम्हारे ही ऊपर मेरा विवाह ठीक करने का बोझ है। मैं बौरी क्या जानूं कि इनके मन में क्या बात समाई है। मुझसे विवाह का नाम लेते उनको लाज नहीं आती। अगर सुहागिन बनना भाग में बदा होता तो विधवा काहे को होती। मैं अब इनको क्या जवाब दूं? अगर किसी दूसरे आदमी ने यह गाली लिखी होती तो उसका मुंह कभी ना देखती। मैं क्या सखी प्रेमा से अच्छी हूं? क्या उनसे सुंदर हूं? क्या उनसे गुणवती हूं? फिर ये समझकर ऐसी बातें लिखते हैं, विवाह करेंगे। मैं समझ गई जैसा विवाह होगा। क्या मुझे इतनी भी समझ नहीं? ये सब उनका धूर्तपन है। वो मुझे अपने घर रखना चाहते हैं, मगर मुझसे ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि कभी कभी उनकी मोहिनी मूरत का दर्शन पाया करूं, कभी कभी उनकी रसीली बतियां सुना करूं और उनका कुशल आनंद, कुछ सुख समाचार पाया करूं। बस, उनकी पत्नी बनने के योग्य मैं नहीं हूं। क्या हुआ अगर हृदय में उनकी सूरत जम गई है? मैं इसी घर में उनका ध्यान करते करते जान दे दूंगी, पर मोह के बस में आकर मुझसे ऐसा भारी पाप न किया जाएगा। मगर इसमें उन बेचारे का दोष नहीं है। वो भी अपने दिल से हारे हुए हैं।
नहीं मालूम क्यों मुझे भागिनी में उनका प्रेम लग गया। इस शहर में ऐसा कौन रईस है जो उनको लड़की देने में अपनी बड़ाई न समझे, मगर ईश्वर को ना जाने क्या मंजूर था कि उनकी प्रीति मुझसे लगा दी। हाय, आज की सांझ को वो आएंगे, मेरी कलाई पर कंगन ना देखेंगे तो दिल में क्या कहेंगे। कहीं आना जाना त्याग दे तो मैं बिन मारे मर जाऊं। अगर उनका चित्त जरा भी मेरी ओर से मोटा हुआ तो अवश्य जहर खा लूंगी। अगर उनके मन में जरा भी माँ खाया, जरा भी निगाह बदली तो मेरा जीना कठिन है। बिल्लो पूर्णा के मुखड़े का उतार चढ़ाव बड़े गौर से देख रही थी। जब वो खत पढ़ चुकी तो उसने पूछा, क्या लिखा है बहू? पूर्णा ने मलिन स्वर में कहा, क्या बताऊं क्या लिखा है। क्यों, कुशल तो है? हाँ, सब कुशल ही है। बाबू साहब ने आज नया सॉन्ग रचा। बिल्लो ने अचंभे में पूछा, वो क्या? लिखते हैं कि मुझसे। उससे और कुछ न कहा गया। बिल्लो समझ गई, मगर वहीं तक पहुंची जहां तक उसकी बुद्धि ने मदद की। वो अमृत राय की बढ़ती हुई मोहब्बत को देख देख कर समझे बैठी हुई थी कि एक न एक दिन पूर्णा को अपने घर अवश्य डालेंगे। पूर्णा उनको प्यार करती है, उन पर जान देती है। वो पहले बहुत हिचकिचाएगी मगर अंत में मान जाएगी। उसने सैकड़ों रईसों को देखा था कि नाइयों, कहारियों, महाराजिनों को घर में डाल लिया था। अब की भी ऐसा ही होगा। उसे इसमें कोई अनोखी बात नहीं मालूम होती थी कि बाबू साहब का प्रेम सच्चा है, मगर बेचारे सिवाय इसके और कर ही क्या सकते हैं कि पूर्णा को घर में डाल लें। देखना चाहिए कि बहू मानती है या नहीं। अगर मान गई तो जब तक जिएंगी सुख भोगेंगी। मैं भी उनकी सेवा में एक टुकड़ा रोटी पाया करूंगी, और जो कहीं इनकार किया तो किसी का निबाह ना होगा। बाबू साहब ही का सहारा ठहरा। जब वो मुंह मोड़ लेंगे तो फिर कौन किसको पूछता है। इस तरह ऊंच नीच सोच कर उसने पूर्णा से पूछा, तुम क्या जवाब दोगी? पूर्णा, जवाब? ऐसी बातों का भी भला कहीं जवाब होता है? भला विधवाओं का कहीं ब्याह हुआ है, और वो भी ब्राह्मण का क्षत्रिय से? इस तरह की चंद कहानियां मैंने उन किताबों में पढ़ी थी जो वो मुझे दे गए हैं, मगर ऐसी बातें कहीं सैतुक नहीं देखने में आई। बिल्लो समझती थी कि बाबू साहब उसको घर डालने वाले हैं। जब ब्याह का नाम सुना तो चकरा कर बोली, क्या ब्याह करने को कहते हैं? हाँ, तुमसे? यही तो आश्चर्य है। अचरज सा अचरज है। भला ऐसा कहीं भया है? बाल पक गए मगर ऐसा ब्याह नहीं देखा। बिल्लो, ये सब बहाना है। उनका मतलब मैं समझ गई। वो तो खुली बात है। ऐसा मुझसे ना होगा। मैं जान दे दूंगी पर ऐसा ना करूंगी। बहू, उनका इसमें कुछ दोष नहीं है। वो बेचारे भी अपने दिल से हारे हुए हैं, क्या करें। हाँ बिल्लो, उनको नहीं मालूम क्यों मुझसे कुछ मोहब्बत हो गई है, और मेरे दिल का हाल तो तुमसे छिपा नहीं। अगर वो मेरी जान मांगते तो मैं अभी दे देती। ईश्वर जानता है, उनके जरा से इशारे पर मैं अपने को निछावर कर सकती हूँ, मगर जो बात वो चाहते हैं मुझसे ना होगी। उसको सोचती हूँ तो मेरा कलेजा कांपने लगता है। हाँ, बात तो ऐसी ही है मुदा। पूर्णा, मगर क्या भले मानुषों में ऐसा कभी होता ही नहीं? हाँ, नीच जातियों में सगाई डोला सब कुछ आता है। बिल्लो, बहू ये तो सच है, मगर तुम इनकार करोगी तो उनका दिल टूट जाएगा। यही डर तो मुझे मारे डालता है। मगर इनकार ना करूं तो क्या करूं? ये तो मैं भी जानती हूं कि वो झूठ सच ब्याह कर लेंगे। ब्याह क्या करेंगे? ब्याह का नाम करेंगे, मगर सोचो तो दुनिया क्या कहेगी। अभी से लोग बदनाम किए डालते हैं, तब तो ना जाने और क्या क्या आक्षेप लगाएंगे। मैं सखी प्रेमा को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहूंगी। बस यही एक उपाय है कि जान दे दूं। न रहे बांस न बजे बांसुरी। उनको 2-4 दिन तक रंज रहेगा, आखिर भूल जाएंगे। मेरी तो इज्जत बच जाएगी। बिल्लो ने बात पलट कर पूछा, इस संदूकचे में क्या है? पूर्णा, खोल कर देखो। बिल्लो ने जब उसे खोला तो एक कीमती कंगन हरी मखमल में लपेट कर धरा था, और संदूक में से संदल की सुगंध आ रही थी। बिल्लो ने उसको निकाल लिया और चाहा कि पूर्णा के हाथ में पहनाए कि उसने हाथ खींच लिया और आंखों में आंसू भर कर बोली, मत बिल्लो, इसे मत पहनाओ, संदूक में बंद करके रख दो। बिल्लो, जरा पहनो तो, देखो कैसा अच्छा मालूम होता है। पूर्णा, कैसे पहनूं? ये तो इस बात का सूचक हो जाएगा कि मुझे उनकी बात मंजूर है। बिल्लो, क्या ये भी इस चिट्ठी में लिखा है? हाँ, लिखा है कि मैं आज शाम को आऊंगा, और अगर कलाई पर कंगन देखूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी बात मंजूर है। क्या आज ही शाम को आएंगे? हाँ। ये कहकर पूर्णा ने सिर नीचा कर लिया।
नहाने कौन जाता है, खाने पीने की किसको सुध है। दोपहर तक चुपचाप बैठी सोचती रही, मगर दिल ने कोई बात निर्णय न की। हाँ, ज्यों ज्यों सांझ का समय निकट आता था त्यों त्यों उसका दिल धड़कता जाता था कि उनके सामने कैसे जाऊंगी। वो मेरी कलाई पर कंगन ना देखेंगे तो क्या कहेंगे, कहीं रूठ कर चले ना जाए। वो कहीं रिसा गए, उनको कैसे मनाऊंगी। मगर तबीयत का कायदा है कि जब कोई बात उनको अति लौलीन करने वाली होती है तो थोड़ी देर के बाद वो उसे भागने लगती है। पूर्णा से अब सोचा भी ना जाता था। माथे पर हाथ धरे मौन साधे चिंता की चित्र बनी दीवार की ओर ताक रही थी। बिल्लो भी मनमारे बैठी हुई थी। 3 बजे होंगे कि यकायक बाबू अमृत राय की मानूस आवाज दरवाजे पर बिल्लो बिल्लो पुकारती सुनाई दी। बिल्लो चट बाहर दौड़ी और पूर्णा जल्दी से अपनी कोठरी में घुस गई कि दरवाजा भेड़ लिया। उसका दिल भर आया और वो किवाड़ से चिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उधर बाबू साहब बहुत बेचैन थे। बिल्लो ज्यों ही बाहर निकली कि उन्होंने उसकी तरफ आस भरी आंखों से देखा, मगर जब उसके चेहरे पर कोई खुशी का चिन्ह न दिखाई दिया तो वो उदास हो गए और दबी आवाज में बोले, मेहरी, तुम्हारी उदासी देखकर मेरा दिल बैठा जाता है। बिल्लो ने इसका कुछ उत्तर न दिया। अमृत राय का माथा ठनका कि जरूर कुछ गड़बड़ हो गई, शायद बिगड़ गई। डरते डरते बिल्लो से पूछा, आज हमारा आदमी आया था? हाँ, आया था। कुछ दे गया? दे क्यों नहीं गया? तो क्या हुआ? उसको पहना? हाँ, पहना। अरे आंख भर के देखा तो है नहीं, तब से बैठी रो रही हैं, न खाने उठी न गंगा जी गई। कुछ कहा भी? क्या बहुत खफा है? कहती क्या, तभी से आंसू का तार नहीं टूटा। अमृत राय समझ गए कि मेरी चाल बुरी पड़ी। अभी मुझे कुछ दिन और धीरज रखना चाहिए था। वो जरूर बिगड़ गई। अब क्या करूं? क्या अपना सा मुंह लेकर लौट जाऊं या एक दफा फिर मुलाकात कर लूं और तब लौट जाऊं? कैसे लौटूं? लौटा जाएगा? हाय, अब ना लौटा जाएगा। पूर्णा, तू देखने में बहुत सीधी और भोली है, परंतु तेरा हृदय बहुत कठोर है। तूने मेरी बातों का विश्वास नहीं माना। तू समझती है मैं तुझसे कपट कर रहा हूं। ईश्वर के लिए अपने मन से ये शंका निकाल डाल। मैं धीरे धीरे तेरे मोह में ऐसा जकड़ गया हूं कि अब तेरे बिना जीना कठिन है। प्यारी, जब मैंने तुमसे पहले पहल बातचीत की थी तो मुझे कोई आशा न थी कि तुम्हारी मीठी बातों और तुम्हारी मंद मुस्कान का जादू मुझ पर ऐसा चल जाएगा। मगर वो जादू चल गया और अब सिवाय तुम्हारे उसे और कौन उतार सकता है। नहीं, मैं इस दरवाजे से कदापि नहीं हिलूंगा। तुम नाराज होगी, झल्लाओगी, मगर कभी न कभी मुझ पर तरस आ ही जाएगा। अब बस यही करना उचित है। मगर देखो प्यारी, ऐसा न करना कि मुझसे बात करना छोड़ दो, नहीं तो मेरा कहीं ठिकाना नहीं। क्या तुम हमसे सचमुच नाराज हो? क्या तुम पहरों से इसलिए रो रही हो कि मेरी बातों ने तुमको दुख दिया? ये सोचते सोचते बाबू साहब की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने गदगद स्वर में बिल्लो से कहा, मेहरी, हो सके तो जरा उनसे मेरी मुलाकात करा दो। कह दो एकदम के लिए मिल जाए, मुझ पर इतनी कृपा करो। मेहरी ने जो उनकी लाल आंखें देखी तो दौड़ी हुई घर में आई और पूर्णा के कमरे में किवाड़ खटखटा कर बोली, बहू क्या गजब करती हो, बाहर निकलो, बेचारे खड़े रो रहे हैं। पूर्णा ने इरादा कर लिया था कि मैं उनके सामने कदापि नहीं जाऊंगी। वो मेहरी से बातचीत करके आप ही चले जाएंगे। मगर जब सुना कि रो रहे हैं तो प्रतिज्ञा टूट गई। बोली, तुमने जाके क्या कह दिया? मैंने तो कुछ नहीं कहा। पूर्णा से अब न रहा गया। चट किवाड़ खोल दिए और कांपती हुई आवाज में बोली, सच बताओ बिल्लो, क्या बहुत रो रहे हैं? नारायण जाने, दोनों आंखें लाल टेसू हो गई हैं। बेचारे बैठे तक नहीं। उनको रोते देखकर मेरा भी दिल भर आया। इतने में बाबू अमृत राय ने पुकार कर कहा, बिल्लो, मैं जाता हूं। अपनी सरकार से कह दो मेरा अपराध क्षमा करें। पूर्णा ने आवाज सुनी। वो एक ऐसे आदमी की आवाज थी जो निराशा के समुद्र में डूबता हो। पूर्णा को ऐसा मालूम हुआ जैसे हृदय को किसी ने छेद दिया। आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। बिल्लो ने कहा, बहू, हाथ जोड़ती हूँ, चली चलो जिसमें उनकी भी खातिर हो जाए। ये कहकर उसने अपने आप से उठती हुई पूर्णा का हाथ पकड़कर उठाया और वो घूंघट निकालकर आंसू पोंछती हुई मर्दाने कमरे की तरफ चली। बिल्लो ने देखा कि उसके हाथों में कंगन नहीं है। चट संदूकची उठा लाई और पूर्णा का हाथ पकड़कर चाहती थी कि कंगन पहना दे, मगर पूर्णा ने हाथ झटक कर छुड़ा लिया और दम के दम बैठक के भीतर के दरवाजे पर आकर खड़ी रो रही थी। दोनों आंखें लाल थीं और ताजे आंसुओं की रेखाएं गालों पर बनी हुई थी।
पूर्णा ने घूंघट उठाकर प्रेम रस से भरी हुई आंखों से उनकी ओर ताका। दोनों की आंखें चार हुईं। अमृत राय बेबस होकर बढ़े, सिसकती हुई पूर्णा का हाथ पकड़ लिया और बड़ी दीनता से बोले, पूर्णा, ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो। उनके मुंह से और कुछ न निकला। करुणा से गला बंध गया और वो सिर नीचा किए हुए जवाब के इंतजार में खड़े हो गए। बेचारी पूर्णा का धैर्य उसके हाथ से छूट गया। उसने रोते रोते अपना सिर अमृत राय के कंधे पर रख दिया। कुछ कहना चाहा मगर मुंह से आवाज न निकली। अमृत राय ताड़ गए कि अब देवी प्रसन्न हो गई। उन्होंने आंखों के इशारे से बिल्लो से कंगन मंगवाया। पूर्णा को धीरे से कुर्सी पर बिठा दिया। वो जरा भी न झिझकी। उसके हाथों में कंगन पहनाए। पूर्णा ने जरा भी हाथ न खींचा। तब अमृत राय ने साहस करके उसके हाथों को चूम लिया और उनकी आंखें प्रेम मगन होकर जगमगाने लगी। रोती हुई पूर्णा ने मोहब्बत भरी निगाहों से उनकी ओर देखा और बोली, प्यारे अमृत राय, तुम सचमुच जादूगर हो। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमा, अध्याय 9। तुम सचमुच जादूगर हो। कथावाचक सोनम।